हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेंस पढ़ा रहे थे। पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ा दिया, आज पढ़ाएंगे हम पार्ट नंबर 2। और टेंस में हमने लिया था दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है दोस्तों, आप पार्ट 1 से देखिए। आपके इंग्लिश ग्रामर जो 12 टेंस होते हैं एकदम क्लियर समझ में आपके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपके बताया था कि जो टेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रेजेंट टेंस लिया था और प्रेजेंट टेंस में मैंने 4 प्रकार बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, मैंने पार्ट नंबर 1 में बता दिया है। पार्ट नंबर 2 में कुछ इसका और रूल नियम है, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो यह सब कुछ नियम पता रहेगा तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य आएगा आप बना पाइएगा, ठीक है। मतलब हिंदी में जो भी वाक्य रहेगा उसे इंग्लिश में अनुवाद कर पाइएगा। एक वचन बनाने के लिए एक वचन बनाने के लिए साधारणतया क्रिया के अंत में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में CH, X, O होता है तो मुख्य क्रिया में ES लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना आपके, मैंने यहाँ पर आपके बताया एक वचन बनाने के लिए साधारणतः क्रिया के अंत में यस, SH, CH, X, O होता है तो मुख्य क्रिया में ES लगाते हैं, ठीक है। मैंने यस या ES जोड़ेंगे, तो पार्ट नंबर 2 में हम आपके यही बताने वाले हैं कि कब ES जोड़ेगा, कब ES आप जोड़िएगा और कब ES जोड़िएगा, यही मैं इसमें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जब ये सारा का सारा नियम आप जान जाएंगे तो हम इसका उदाहरण वगैरह आपके बता देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नोट नंबर पहला, एक वचन बनाने के लिए साधारणतः क्रिया के अंत में यस या SH या CH या X या O होता है तो मुख्य क्रिया में हम हमेशा ES जोड़ेंगे, याद रखना। ये सारे के सारे देख लीजिए, जब ये क्रिया के अंत में रहेंगे, ठीक है, क्रिया के अंत में आएंगे तो मुख्य क्रिया में हमेशा ES लगाएंगे, ठीक। तो ये रहा नोट नंबर पहला। अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नियम सब बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपको नोटबुक बनाते जाना है, ठीक है। मैं आपको जो 12 टेंस होता है पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो मैंने बताया उदाहरण लिख लेते हैं, तो जैसे लिख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जैसे पास, PASS पास होगा, तो अब मैंने क्या बताया, यस हो तभी भी क्या आप लगाएंगे, इसमें ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ES, पासेस। बात समझ में आपके आ गई। मैंने बताया कि यस रहेगा, यहाँ पर यस है इसलिए इसमें क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, ठीक है। अब अगला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पुश माने क्या होता है, धक्का देना। पुश माने क्या होता है, धक्का। तो लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर SH लिखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे आप, ES, तो क्या बनेगा, पुशेस, ठीक है।
आप समझ गए होंगे इतनी बातें, ठीक। अब अगला लेते हैं, ठीक। अगला उदाहरण लेते हैं, SEARCH, सर्च। क्या हो गया? सर्च। आप देख सकते हैं कि यहाँ CH है, यहाँ पर CH है, तो जब CH आ गया तो हमेशा क्या जोड़ेंगे? एक वचन बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो साधारण वाक्य होता है, तो साधारण वाक्य बनाने का जो नियम होता है उसमें हमेशा यस या यस का प्रयोग करेंगे मुख्य क्रिया के अंत में। साधारण वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं मेरे भाई। वहाँ पर हम मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस लगाते हैं। तो मैं सिखा रहा हूँ कि कब यस लगाइएगा और कब यस लगाइएगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपके। तो यहाँ पर देखिए CH आ गया, तो इसमें भी क्या करिएगा? ES जोड़िएगा, सर्चेज, SEARCH, सर्चेज, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण कुछ। उम्मीद है कि आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे मिक्स ले लेते हैं, मिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि यक्स भी होगा। जब यक्स होगा तो लास्ट में एक्स है, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे, मिक्सेस, ठीक है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे गो, यहाँ पर वो आया है, गो है, तो इसका क्या हो जाएगा? OES, गोज हो जाएगा। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। गो हो जाएगा गोज। गो का मतलब क्या होगा? गोज। कम रहेगा, COME, कम, तो इसका क्या हो जाएगा? कम्स, COMES, कम्स, ठीक है। इसके बाद इट हो जाएगा, इट रहेगा यहाँ पर, तो इट्स लिखेंगे, EATS, इट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरह लाफ हो जाएगा, LAUGS, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? लाफ्स, LAUGH, यस, लाफ्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो मैंने केवल यस जोड़ा है। यस जोड़ा है क्योंकि लास्ट वाला यहाँ पर एक व्यंजन आया, जो टी है, क्या है? व्यंजन है, ठीक है। और मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, स्वर आएगा तो वहाँ पर यस लगाइएगा, ठीक है। और व्यंजन आएगा तो वहाँ पर यस लगाएगा। तो ये भी रूल है, आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो पहले इतना आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर व्यंजन टी है तो आपने क्या लगा दिया? यस लगा दिया। यहाँ पर कम है तो कम का कम सी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आपकी बात आ गई होगी। अब अपने को करना क्या, ध्यान दीजिएगा। अब इसे नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी के सभी वाक्य जब भी मैं बोलूँगा उसे अगर अंग्रेजी में बदलना होगा तो इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम आपके बताएंगे नोट नंबर दूसरा बताएंगे भाई। नंबर दूसरा डालते हैं भाई। नंबर दूसरा डालेंगे तभी आपके पता चलेगा कि नोट नंबर दूसरा लिखवाया जा रहा है, ठीक है। नोट नंबर दूसरा में लिखेंगे यस का प्रयोग, ठीक है। यस का प्रयोग लिखेंगे भाई। यस का प्रयोग व्यंजन के लिए, व्यंजन के लिए, यस का प्रयोग व्यंजन के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। मैंने तो बता दिया कि यस का प्रयोग व्यंजन के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि यस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि ठीक है। बताते हैं भाई। लिखेंगे यहाँ से तथा यस का प्रयोग यहाँ पर बताएंगे आपके। यस का प्रयोग स्वर के लिए किया जाता है, स्वर के लिए, ठीक है। आपके बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। यहाँ प्रयोग लिखा गया है, ठीक है, प्रयोग। तो भाई यस का प्रयोग स्वर के लिए किया जाता है, ठीक है, स्वर के लिए करते हैं।
तो ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है भाई, इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। सारे के सारे रूल लिखवाना पड़ता है भाई, नहीं लिखवाएंगे तो जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बोलेंगे, मैं वाक्य बोलूँगा तो आप अंग्रेजी में जब तक उसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सहायक क्रिया होती है, इसका रूल नियम क्या है, कैसे लगाया जाता है, ठीक है, तो आपके पता होगा तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है, तभी आप उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे भाई। तो ये सारे के सारे नियम आपके याद रखना है, क्योंकि आपके मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी भी बताऊँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो साधारण वाक्य होता है उसमें मुख्य क्रिया के अंत में यस या इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक वचन करता रहेगा तब प्रयोग करेंगे, अब बहुवचन करता रहेगा तो हम यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसी के लिए सारे के सारे नियम मैं आपके लिखवा रहा हूँ, ठीक। अब नोट नंबर दूसरा भी नोट कर लीजिएगा, बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ABCD जो अक्षर होता है 1 से लेकर Z तक, उसमें 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, और 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। तो जब भी मुख्य क्रिया के अंत में कोई स्वर आएगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैं आपके बताऊंगा जैसे मैं बताऊंगा जैसे आपके क्या लिखना, ईट है, तो भाई यहाँ पर यस का प्रयोग व्यंजन के लिए प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग स्वर के लिए। तो यहाँ ईट है, व्यंजन है, इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, इट्स लिखेंगे मेरे भाई, इट्स लिखेंगे, यस जोड़ेंगे, केवल यस जोड़ेंगे, याद रखना यस जोड़ेंगे मेरे भाई। अगर गो ले लिया, आप देख सकते हैं ये स्वर है मेरे भाई, तो इसमें ईएस जोड़ेंगे मेरे भाई। बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसी तरह बीट ले लिया, बीट हो गया मेरे भाई, तो व्यंजन है मेरे भाई, यहाँ व्यंजन है, तो इसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे आप, यस जोड़ेंगे मेरे भाई, केवल यस जोड़ेंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे के सारे उदाहरण है, नोट कर सकते हैं। मैंगोज ले लेते हैं भाई, मैंगो का मीनिंग जो होती है, मैंगो है, लास्ट में क्या है भाई, लास्ट में देखा जाए तो ओ है, जो कि स्वर कहलाएगा, वो है तो स्वर है मेरे भाई, स्वर है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, या मैंगो ईएस जोड़ेंगे मेरे भाई, ईएस। ये सारे के सारे उदाहरण है, आप नोट कर सकते हैं, और इस उदाहरण के हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नोट नंबर दूसरा क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं भाई नोट नंबर तीसरा। घबराइएगा मत, बोलेंगे सर केवल नोट लिखवा रहे हैं, नहीं भाई, नोट नहीं लिखवा रहे हैं। मैं नोट नहीं लिखवाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट अगर मैं वाक्य पर चला जाऊंगा तो आप कहोगे सर किस ढंग से आप बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ा दूं, ठीक है, डिटेल में पढ़ा दूं भाई, डिटेल में, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर तीसरा लगाते हैं भाई। तो यहाँ पर नोट नंबर डालेंगे भाई, नोट नंबर 3 डालेंगे, नोट नंबर 3, ठीक है, नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में सीखने वाले भाई अपना की अंग्रेजी सीखेंगे, अपना की अंग्रेजी। जैसे वाक्य में आ जाए मेरे भाई, वाक्य में आ जाए, जैसे वाक्य में आ जाए, तुम अपना कार्य करते हो, तो मेरे भाई यदि अपना आ जाए, बीच में अपना आ जाए, तो ये तो समस्या खड़ा करेगा ही भाई, क्योंकि इसका मीनिंग आपके नहीं पता होगा तो समस्या होगा ही। इसलिए हम नोट नंबर 3 में अपना की अंग्रेजी सीखने वाले हैं, तो नोट नंबर 3 में ही पढ़ेंगे। जैसे तुम आ गया तो तुम की अंग्रेजी आपके पता है, यू होता है, तो भाई मैं यही बताऊंगा कि जब तुम है तो यू होता है अंग्रेजी, तो जब तुम आ जाएगा तो इसके लिए अपना की अंग्रेजी, यू के लिए अपना की अंग्रेजी क्या होगा, योर होता है मेरे भाई, योर। जब तुम यहाँ आया यू और तुम के साथ अपना आ गया, तो भाई यू माने तुम होता है, यू माने पता है अपने को। लेकिन भाई जब तुम है तो तुम के साथ अपना आ गया, तो भाई तुम के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, यही मैं सिखाने वाला हूँ आपकी, तो यू है तो यू के साथ योर लिखते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर तीसरा में यही आपके लिखना है, तो हेडिंग लगा लेना भाई, अपना की अंग्रेजी, हेडिंग लगाना है भाई, अपना की, यहाँ पर अपना लिखेंगे, अपना की अंग्रेजी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अपना की
अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, ठीक है। कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, लिखी जाती है, ठीक है। तो याद रखना अपना की जो अंग्रेजी है भाई, अपना की, याद रखना अपना की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, याद रखना। जैसे मैं आपके बताया मैं आपके यहाँ पर यू आ गया, तुम आ गया, तो तुम के लिए अपना की अंग्रेजी क्या होती है, योर होती है, ठीक है। उसी तरह कोई दूसरा आ जाएगा, करता ही है भाई तुम, कौन कार्य नहीं करता है, ये आपके वाक्य दिख रहा है आपके, तुम अपना कार्य करते हो, तो ये पूरा सारे के सारे वाक्य है। तो इस वाक्य में आपको यदि ढूंढना पड़ेगा करता, तो कौन का प्रश्न करेंगे आप, कौन अपना कार्य नहीं कर, कौन अपना कार्य करता है। उत्तर में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है उत्तर में ना। जो उत्तर में आएगा मेरे भाई उसको कर्ता कहेंगे। कर्ता किसे कहते हैं बताते हैं आपके, कर्ता किसे कहते हैं बताते हैं। किसी भी वाक्य में यदि आप प्रश्न करेंगे कौन, जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है तुम अपना कार्य करते हो, तो प्रश्न आप उठाएंगे कौन अपना कार्य करता है, कौन, तो उत्तर में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है, तो जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने लिखा अपना की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर तुम करता है, तो तुम का मीनिंग यू होता है, लेकिन यू के लिए अपना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, योर लिखेंगे, ठीक है। वही नोट नंबर 3 में लिखने वाले हैं, तो लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे कर्ता आई आ जाएगा तो इसका हमेशा क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे, आपकी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर कर्ता आई आ जाएगा तो वहाँ पर अपना की अंग्रेजी माई लिखेंगे, ठीक है। वी रहेगा तो आवर लिखेंगे मेरे भाई, आवर लिखेंगे, ठीक है, तो आवर लिखेंगे मेरे भाई। अगर यू रहेगा तो अपना की अंग्रेजी योर लिखेंगे, योर लिखेंगे, इतनी बात याद रखना। तो सी के लिए अपना की अंग्रेजी हर लिखते हैं, ठीक है। और अगर ही आ जाएगा तो ही के लिए अपना की अंग्रेजी क्या लिखा जाता है दोस्तों, हीज लिखा जाता है। और दे आ जाए तो दे के लिए क्या लिखा जाता है दोस्तों, दियर लिखा जाता है, याद रखना दियर लिखा जाता है, ठीक। बाकी मैं इधर बता देता हूँ भाई, बता देता हूँ, जगह नहीं है ना, जगह इधर है नहीं कि बताऊँ, इधर बताना पड़ेगा भाई। दे रहेगा तो ये लिखेंगे भाई। अगर इट आ जाए तो अपना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। इट आ जाए तो अपना की अंग्रेजी इट्स लिखेंगे, ठीक है। और हरी रहेगा तो हरी एक पुरुष है, तो इसके लिए भी अपना की अंग्रेजी हिज लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, पुरुष है, पुरुष है भाई, पुरुष है, तो अपना की अंग्रेजी हिज है। किसी बॉय का नाम है, किसी बॉय का नाम हरी, इसलिए बॉय का नाम आ जाए चाहे गर्ल का नाम आ जाए, अपना की अंग्रेजी अगर बॉय तो हिज लिखेंगे। जैसे हरी नाम आया है ना, तो अपना की अंग्रेजी आप हिज लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई गर्ल का नाम आ जाए तो आप अपना की अंग्रेजी हर लिखेंगे। तो मैं बताता हूँ भाई। जैसे गीता, गीता है तो गीता एक लड़की है भाई, गीता एक लड़की है, तो अपना की अंग्रेजी हर लिखेंगे, यहाँ पर हर लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर बॉयज आ जाए, बॉयज आ जाए भाई, बॉयज, ठीक है, तो अपना की अंग्रेजी यहाँ पर लिखी जाती है डियर। और गर्ल्स आ जाए, GIR गर्ल्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपनी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डियर, याद रखना अपना की अंग्रेजी डियर लिखेंगे। अगर वन आ जाए मेरे भाई, वन, तो वंस होता है इसकी अंग्रेजी, वंस, ONC, वंस, ठीक है, याद रखना। तो ये रहा अपना की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लिखी जाती है भाई, कर्ता के अनुसार लिखी जाती है अपना की अंग्रेजी। अगर कर्ता आई रहेगा तो माई लिखेंगे आप, बी रहेगा तो अवर, यू रहेगा तो योर, सी रहेगा तो हर, ही रहेगा तो हिज, दे रहेगा दियर, इट रहेगा इट्स लिखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। गीता रहेगा तो हर, हरी रहेगा तो हिज, बॉयज रहेगा दियर, गर्ल्स रहेगा तो दियर, वन रहेगा तो वंस लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात आपके याद रखना, उम्मीद है। तो नोट नंबर 4 में हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे मैं बार बार कर्ता की बात कर रहा था, मुख्य क्रिया की बात कर रहा था, ठीक है, तो उनकी मीनिंग क्या है वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द निम्न है, लिख लीजिएगा हेडिंग, कुछ महत्वपूर्ण शब्द निम्न है, ठीक है, निम्न है। तो आपके ध्यान देना है मेरे भाई, ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपके बताऊंगा, जैसे मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब,
तो ये सब की याद रखना। मेन वर्ब माने होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब माने होता है सहायक क्रिया। तो इसे नोट कर लीजिएगा भाई, सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे मैं आपके बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कितनी सहायक क्रिया होती है? 2 सहायक क्रिया होती है। कितनी सहायक क्रिया होती है? 2 सहायक क्रिया होती है मेरे भाई। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता मेरे भाई, कर्ता। कर्ता का भी नाम आप सुने होंगे, मैं अभी चर्चा किया था एक वाक्य लेकर। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे भाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है भाई, कर्म होता है। जैसे मैं बात करूं कर्म की, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो मेरे भाई तुम्हारा कर्म क्या है? पाठ याद करना है। ठीक है, पाठ याद करना तुम्हारा कर्म कहलाएगा। इतनी बात आपके याद रखना। और शब्द है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका बार बार नाम हम लेंगे। मेन वर्ब आएगा तो इसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगा सहायक क्रिया। सब्जेक्ट आएगा कर्ता कहेंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे नोट कर लीजिए। अब नोट नंबर 5वां बताएंगे, 5वां बताएंगे भाई। ठीक है, नोट नंबर 5वां में हम यही सीखेंगे, कौन या किसने का प्रश्न करने से, ठीक है, जो उत्तर में आता है उसे कर्ता कहा जाता है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर कौन या किसने। ठीक है, कौन या किसने। तो आपके ध्यान से देखना है, कौन या किसने का प्रश्न करने से, का प्रश्न करने से, प्रश्न करने से। ठीक है, ध्यान देना है, कौन या किसने का प्रश्न करने से जो उत्तर में आता है। ठीक है, करने से जो उत्तर में आता है, जो उत्तर में आता है वही कर्ता कहलाता है। वही कर्ता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप? सब्जेक्ट। वही कर्ता कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैंने आपके बताया, कोई भी वाक्य दिया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अगर कोई वाक्य दे दिया जाए, उसमें यदि आपके कर्ता पहचानना होगा तो आपको करना क्या है? कौन का प्रश्न करना है अथवा किसने का प्रश्न करना है। जो उत्तर में आएगा उसी को हम कर्ता कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है। SUBJECT, सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो नोट नंबर 5वां नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद आपके बताएंगे नोट नंबर 6। तो यहाँ पर जगह है मेरे भाई, जगह यहाँ पर है, मैं लिख देता हूँ। तो अब अगला हम पहचानेंगे कर्म, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में कर्म को कैसे पहचानेंगे? आपने तो बता दिया सर कि कौन का अथवा किसने का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर में आएगा तो वह कर्ता कहलाएगा, लेकिन आप हमें ये भी बता दीजिए कर्म कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो बताते हैं भाई, बताते हैं। कर्म पहचानने के लिए आपको क्या का प्रश्न करना होगा, क्या का प्रश्न उठाना होगा, जो उत्तर में आएगा वही कर्म कहलाएगा, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो नोट नंबर 6 में लिखना है आपके, क्या का प्रश्न करने से, क्या का प्रश्न, क्या का प्रश्न करने पर जो, क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है, जो उत्तर में आता है वही कर्म कहलाता है, वही कर्म अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं, क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है वही कर्म, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं भाई, 6ठा नोट हो गया। 7वां नोट के में मेन वर्ब, मेन वर्ब को कैसे पहचाने, मेन वर्ब को कैसे पहचाने, समझ में आ रही बात? तो किसी भी वाक्य में मेन वर्ब को कैसे पहचाना जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। मैंने क्या बताया? मुख्य क्रिया कहा जाता है।
तो किसी भी वाक्य में मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए बताते हैं भाई, बताते हैं, इंतजार करना पड़ता है भाई, इंतजार करिए, बताते हैं। छठा 7वां नंबर में लेते हैं भाई, नोट नंबर 7वां लिखेंगे। जिस, लिखना पड़ेगा भाई, जिस शब्द, ठीक है, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना, ठीक है, ये सब देखिए, ना आए, जिस शब्द के अंत में ना आए वही मुख्य क्रिया जिसे अंग्रेजी में मेन वर्ब कहा जाता है, ठीक है। मेन वर्ब वही मुख्य क्रिया होती है, वही मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, वही मुख्य क्रिया होती है, वही मुख्य क्रिया होती है अथवा कहते हैं। इतनी बात आपके याद रखना, ठीक है। इसका उदाहरण जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने आपके क्या बताया, मैंने बताया जिस शब्द के अंत में ना आए वही मुख्य क्रिया होती है जिसे अंग्रेजी में मेन वर्ब कहा जाता है, ठीक है। बोलेंगे सर उदाहरण एक बता दीजिए। उदाहरण का मतलब जैसे दौड़ना, यहाँ ले लेते हैं, जैसे दौड़ना, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ये सब ना आया है ना, तो ये दौड़ना क्या कहलाएगा, मुख्य क्रिया कहलाएगा। कामा खेलना, ठीक है। तो बताइए ना शब्द आया है ना लास्ट में, तो ये सब ना आया है ना, तो ये दौड़ना पूरा क्या कहलाएगा, मुख्य क्रिया। खेलना क्या कहलाएगा, मुख्य क्रिया। जैसे पीटना, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर ना शब्द आया, पीटना में ना शब्द आया है, तो पीटना क्या कहलाएगा, मुख्य क्रिया कहलाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, बताऊंगा आपके, तुम उसे पीट रहे हो, पीटना मतलब पीट रहे हो, पीटना ना आ रहा है ना, पीट रहे हो, पीटना ना आ रहा है। तो भाई जिस शब्द के अंत में ना आएगा वही शब्द क्या कहलाएगा, मुख्य क्रिया कहलाएगा, जिसे अंग्रेजी में मेन वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी रूल अथवा जो भी नियम था पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बता दिया हूँ। अब दोस्तों पार्ट नंबर 3 जब लेके आऊँगा तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके क्या पढ़ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। चार प्रकार है अभी, उसको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। अभी तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या बताया, इसका जो भी रूल अथवा नियम है मैंने ये सारा का सिर्फ बता दिया, ठीक है। आप इससे नोट कर लीजिए, अच्छे से नोटबुक बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब पार्ट नंबर 3 लेके आऊँगा तो उसमें वाक्य बोलूँगा, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अथवा सूत्र क्या होगा उसके बारे में बताने के बाद हम आपको उदाहरण देते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।